वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 5 भी देखेंगे और आगे के भी। इसमें मास दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का 10 kg है। तो अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। तो एक ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। इट इज़ मूव्ड टू अ पॉइंट बी। तो 10 kg जो मास है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लोग मूव कर रहे हैं। इफ़ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल, तो ए और बी आप लोग किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं तो लाइन उसको जो ज्वाइन कर रही है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस तरीके से ऐसे सीधी लाइन है। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कितना एक्ट करेगी, कितना फोर्स डालेगी ग्रेविटी, आपका आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए हियर मास ऑफ 10 kg इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर जो मास है ना 10 kg का, उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमने देख लिया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। दस द मास मूव्स इन अ डायरेक्शन एट अ राइट एंगल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मास जो है वो राइट एंगल इस तरीके से एक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। सो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन जो होगा किसी ऑब्जेक्ट पे बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू होगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो ये एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू ये जो होता है डॉट होता है ना, ये वेक्टर साइन होता है वेक्टर के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट होता है इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 90 जो होता है ना, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 0 होता है। तो नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ भी वर्क नहीं कर रही होती है। जो भी चीज़ ऐसे करके सीधे 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 चल रही होती है ना, तो वो ग्रेविटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। जो चीज़ ऐसे करके चल रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है और एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन होता है इज इक्वल्स टू एफ इंटू डॉट एस डॉट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री, अब कॉस 90 जो है वो होता है 0। तो वर्क डन कुछ भी नहीं होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है। हमेशा याद रखिए, इससे पहले के भी क्वेश्चन में देखा है हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसके 90 डिग्री एंगल पे लगती है। और जब 90 डिग्री एंगल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है तो उसमें जो वर्क डन होता है वो कुछ भी बेसिकली नहीं होता है। तो ये हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी हाइट की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी फ्रीली फॉलिंग, मतलब ग्रेविटी के उसमें होती है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के उस पर गिर रही होती है वो चीज़, तो वो डिक्रीज होती है नीचे जाते जाते। कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाती है। डज दिस वॉयलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो इसका आंसर है कि वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिरते गिरते उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो क्या ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा है या नहीं देखते हैं। तो वैसे नहीं हो रहा है, वायलेट नहीं हो रहा है। एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऑन द अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, उसमें मोशन हो रहा होता है। द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो सम टोटल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ एनर्जी हमारा वॉयलेट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी जब आप करेंगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। जब आप एक साइकिल चला रहे होते हैं तो कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं भैया, तो देखते हैं। मस्क्यूलर एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल ऑफ द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल विच इज ट्रांसफर्ड
to its wheel. The kinetic energy of the rotation of wheel is converted into kinetic energy of the bicycle and the cyclist. तो क्या हो रहा है कि आप एक साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, तो आप मसल्स को मूव कर रहे हैं, आपकी मस्क्यूलर एनर्जी, आपकी मसल्स में जो एनर्जी है उसकी हेल्प से आप अपने पैर घुमा रहे हैं, आपके पैर घूम रहे हैं तो उस साइकिल के पहिए घूम रहे हैं, और साइकिल के पहिए घूम रहे हैं तो वो साइकिल आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मस्क्यूलर एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील्स इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसिकल एंड द साइकिलिस्ट। तो पहले जो मस्क्यूलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई बाइसिकल में, और बाइसिकल से वो बाइसिकल के पहियों में वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, राइट, मस्कुलर एनर्जी से। अब वही काइनेटिक एनर्जी जो पूरी की पूरी साइकिल में ट्रांसफ़र होती है और साइकिल आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो बेसिकली मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। आप कोई बड़ा सा पत्थर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उसको हिला नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं? वेयर इज़ इट एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। अब आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा ली पत्थर पे, पत्थर तो हिला नहीं, तो भैया आपकी एनर्जी लगाई हुई गई कहाँ? तो आंसर है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक अनसक्सेसफुली, द इवेंट इज स्पेंड फॉर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। तो क्या है ना, इसमें एनर्जी आपने कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने अपनी एनर्जी रॉक को तो ट्रांसफ़र करी नहीं, सिर्फ आपने रॉक को हिलाया, बट हिला तो है ही नहीं, तो आपने अपनी एनर्जी रॉक को ट्रांसफ़र नहीं करी। जो एनर्जी लगी है ना वो फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स अपनी हिलडुल नहीं, बस वो वाली फिजिकल एक्टिविटी हो गई, बट आप लोग पत्थर तो हिला ही नहीं पाए, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बस आपकी मसल्स ने एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, आपने जो एनर्जी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक हाउस होल्ड ने, एक घर ने 250 यूनिट्स एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है एक महीने में। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो एक हाउस होल्ड ने 250 यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया है, 250 यूनिट एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है इन 1 मंथ। तो भाई कितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया है जूल्स में? तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है 250 यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 250 किलो वॉट आर। तो किलो वॉट आर को आपको अगर जूल में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप जो किलो वॉट है यहाँ पे क्या करेंगे 250 इंटू